तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है इमॉर्टल रेल्म से, जहां हमारा हीरो लिन शाओ गर्व से खुद को सबसे ताकतवर गॉड एम्परर कहता है। पर उसकी इस शान और ताकत के पीछे एक बड़ा धोखा छुपा था। हेवन रेल्म में जब वो अपनी पावर के पीक पर था, तभी दुश्मनों ने मिलकर उस पे पीठ पीछे से जानलेवा हमला कर दिया और एक बेहद खतरनाक युद्ध में उसका अंत हो गया। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब लिन शाओ की आंखें खुलती हैं और वो खुद को वापस अर्थ पर पाता है। एक गॉड एम्परर से सीधा एक आम स्कूल के लड़के की लाइफ में उसकी एंट्री होती है। शिने हाई स्कूल का फिजिकल एजुकेशन एग्जाम चल रहा होता है और वहां अचानक उसकी नजर अपनी उस खोई हुई ड्रीम गर्ल शू चिंग पर पड़ती है। जिंदगी में थोड़ा रोमांस का रंग अभी घुला ही था कि उसकी किस्मत एक बार फिर कराटे क्लास के दौरान वो गलती से एक और लड़की से बुरी तरह टकरा जाता है। गुस्से में आग बबूला होकर वो लड़की शू चियन सीधा एक कौड़ा निकल लेती है और उस पर हमला कर देती है। एक वक्त का सबसे शक्तिशाली गॉड एम्परर अब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर कूद रहा है और माफी मांगते हुए बस किसी तरह उसके वार से खुद को बचा रहा है। जैसे तैसे अपने कपड़े बदलकर वो उस मुसीबत से बच निकला और सीधा अपने घर की तरफ भागा। लेकिन घर पहुंचते ही उसका खून खोल उठता है। उसका बड़ा भाई, जो व्हीलचेयर पर बैठा स्टैंड था, उसके ऊपर कोई शख्स पैसे फेंक कर उसे बुरी तरह जलील कर रहा था। जिंदगी ने भले ही लिन शाओ को एक नया मौका दिया हो, पर मुसीबतों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा है। अब इस गॉड एम्परर की असली रिवेंज जर्नी यहां से शुरू होती है। इस दुनिया में मार्शल आर्ट्स की सबसे ज्यादा इज्जत होती है और यहां हर कोई अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करता है। कहानी सीधा शूजो प्रांत के शिने हाई स्कूल के जिम्नेजियम में आती है, जहां अचानक लिन शाओ को होश आता है। जमीन पर बैठा वो बड़ा ही हैरान और परेशान लग रहा होता है। पहले तो उसे लगता है कि शायद मरने से पहले उसके दिमाग के साथ कोई खेल खेला जा रहा है, या ये कोई मौत से पहले का इल्यूशन है। अपने आसपास देखता है तो एक लड़का अपनी जोरदार पंच से टारगेट पर आग निकाल रहा होता है, जिसे देखकर टीचर उसकी तारीफ करता है और बाकी सब तालियां बजा रहे होते हैं। ये सब माहौल देखकर लिन शाओ का दिमाग घूम जाता है, क्योंकि उसे ये जगह बहुत जानी पहचानी लगती है। अपना सर पकड़कर जब वो थोड़ा जोर डालता है तो उसे अचानक याद आता है कि ये तो उसके स्कूल का वही पुराना फिजिकल एजुकेशन एग्जाम चल रहा है। उसकी तो जैसे हवा ही निकल जाती है और दिमाग शून्य हो जाता है ये सोचकर कि वो सच में दोबारा से रीबॉर्न होकर 17 साल का एक आम लड़का बन गया है। कहाँ वो हेवन रेल्म का सबसे बड़ा और खतरनाक हीरो था, जो बड़े बड़े सॉवरेंस और एम्परर्स को घास तक नहीं डालता था, और कहाँ अब एक स्कूल किड। पर इस हैरानी के बीच उसे अपना वो दर्दनाक वक्त याद आता है। पिछली जिंदगी में उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ था, जब एक घटिया दुश्मन ने उसकी पीठ में खंजर घोंप दिया था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने बड़े गॉड एम्परर को ऐसे किसी चूहे की तरह धोखे से मारा जाएगा। उस घटिया साजिश में न सिर्फ उसने अपनी जान गंवाई, बल्कि उसकी सबसे प्यारी मोहब्बत, उसकी बिलवड गर्ल भी उससे छीन ली गई। जमीन पर बेजान पड़ी अपनी उस मोहब्बत का चेहरा याद करके उसके अंदर आग लग जाती है। अब इस 17 साल के नए जन्म में उसके पास एक ही मकसद है, अपनी खोई हुई ताकत को वापस पाना, उस पीठ पर वार करने वाले दुश्मन से बदला लेना और अपनी उस खोई हुई मोहब्बत को फिर से हमेशा के लिए अपना बनाना। लिन शाओ अभी अपने इस नए जन्म के सच को ठीक से समझ भी नहीं पाया था कि उसके अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फट पड़ता है। उन धोखेबाज इमॉर्टल एम्परर्स को याद करके उसकी मुठियां कस जाती हैं, जिन्होंने उसके साथ गद्दारी की थी। वो तय करता है कि अब उन सबको बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अचानक जब वो अपनी पावर्स को जगाने पर ध्यान लगाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे पता चलता है कि उसकी पिछली जिंदगी का सबसे ताकतवर डिवाइन कल्टीवेशन मेथड और उसकी इनविंसिबल बॉडी इस 17 साल की उम्र में ही एक्टिव हो चुकी थी। अपनी रागों में उस असीम शक्ति को महसूस करके लिन शाओ का जोश एकदम आसमान छू लेता है। तभी इस एक्शन के बीच रोमांस की एक लहर आती है। टीचर अगले स्टूडेंट को आगे आने को कहता है। शू चिंग। जैसे ही वो लड़की आगे आती है, लिन शाओ का वक्त जैसे वहीं थम जाता है। उसकी आंखें हैरत और जज्बात से भर जाती हैं, क्योंकि उसकी नजरों के सामने वही लड़की थी जो उसकी पिछली जिंदगी की सबसे चाहती मोहब्बत थी। उस आज भी याद था कि कैसे उस मौत के खेल में शू चिंग ने उसके हाथों में अपना दम तोड़ा था। उस जिंदा, ठीक ठाक और इतने करीब देखकर लिन शाओ अंदर तक हिल जाता है। शू चिंग कोई आम लड़की नहीं थी। वो आगे बढ़ती है और टेस्टिंग मशीन पर एक जोरदार पंच जड़ देती है। मशीन पर 166 किलोग्राम का स्कोर फ्लैश होता है और उसे पूरे मार्क्स मिलते हैं। बाकी सारे स्टूडेंट्स उसकी इस शानदार ताकत, खूबसूरती और उसके एटीट्यूड की तारीफ करते नहीं थकते। इधर लिन शाओ उस खुशी और शौक में इतना घूम था कि आगे बढ़ते हुए वो बिना देखे बुरी तरह से एक दूसरी लड़की शू चिंग से टकरा जाता है। और कॉमेडी यहां से शुरू होती है, क्योंकि टकराते वक्त उसका हाथ गलती से लड़की के सीने पर लग जाता है।
बस फिर क्या था, शू चियान का गुस्सा आसमान फाड़ देता है। उसके पीछे जैसे आग की लपटें उठने लगती हैं और उसकी खतरनाक नजरें लिन शाओ को घूरने लगती हैं। उसका गुस्सा देखकर ही लग रहा है कि अब इन बच्चों के दरमियान एक भयानक लड़ाई होने वाली है और बेचारा हीरो बिना बात के फंस गया है। बेचारा लिन शाओ इसी ऑकवर्ड सिचुएशन से बचने के लिए एकदम भोली सी शक्ल बनाता है और ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहता है कि क्या वो इस बात को एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग मान सकती है। पर गुस्से में आग बबूला शूचियां कहाँ सुनने वाली थी। वो अपनी विप को जोर से पकड़ती है और एक जोरदार क्रैक की आवाज के साथ उस पर हमला कर देती है। देखते ही देखते वहां एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। शूचियां हवा में विप घुमाते हुए उसे जान से मारने की धमकी देती है, जबकि पिछले जन्म का ताकतवर गॉड एम्परर माफी मांगते हुए बस अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर कूद रहा होता है। शूचियां गुस्से में चिल्लाती है कि सिर्फ माफी मांगने से हिसाब बराबर नहीं होगा, पहले वो उसे कोड़े से पीटेगी और फिर उससे सॉरी बोलेगी। इस एक्शन और कॉमेडी के हंगामे के बीच रोमांस की एंट्री होती है जब हीरो की ड्रीम गर्ल शूचिंग आगे आती है। वो शूचियां को टोकते हुए उसे एग्जाम पर फोकस करने को कहती है और इस लड़ाई को वहीं रोक देती है। अपनी पिछली जिंदगी की मोहब्बत को यूं अपने लिए स्टैंड लेते देख लिन शाओ का दिल पिघल जाता है और वो उसे बड़ी ही प्यार भरी नजरों से देखने लगता है। तभी बैकग्राउंड से टीचर जोर से आवाज लगाता है, नेक्स्ट लिन शाओ। ये सुनकर शूचिंग हैरानी से उसकी तरफ देखकर पूछती है कि क्या अब उसकी बारी है। लिन शाओ एक पल के लिए थोड़ा नर्वस हो जाता है, ये सोचकर कि शूचिंग अभी उसे पहचाती तक नहीं है। उधर शूचियां अभी भी गुस्से में विप पॉइंट करके उसे बाद में देख लेने की धमकी दे रही होती है। टीचर की आवाज और तेज हो जाता है कि अगर लिन शाओ अभी सामने नहीं आया तो उसका क्वालिफिकेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तभी हमारा हीरो वापस अपने गॉड एम्परर वाले एटीट्यूड में आता है। एक बेहद कूल, कॉन्फिडेंट और थोड़ी फ्लर्टी स्माइल के साथ वो घूमता है और शूचिंग की आंखों में देखकर कहता है, हाँ मैं लिन शाओ हूं, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और अपना स्वैग दिखाते हुए दोनों लड़कियों को हैरान छोड़कर वो अपना स्ट्रेंथ टेस्ट देने के लिए आगे बढ़ जाता है। लिन शाओ टेस्टिंग मशीन के सामने खड़ा गहरी सोच में पड़ जाता है कि उसे अपना पंच कितना जोरदार मारना चाहिए, क्योंकि अगर उसने अपनी ज्यादा ताकत दिखा दी तो बिना वजह की मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। वहां खड़ी शूचियन उसका मजाक उड़ाते हुए हंसती है और कहती है कि इसकी फिजिकल हालत देखकर तो लगता है कि इसके लिए 40 किलोग्राम का पंच मारना भी बहुत मुश्किल होगा। बाकी लड़के भी उसे ताने मारने लगते हैं कि वो शूचिंग जैसा जीनियस नहीं है, इसलिए ज्यादा कूल बनने की कोशिश ना करे और अपना टेस्ट जल्दी दे। लिन शाओ अपने दिल में तय करता है कि वो बस एक पंच मारेगा और अपनी ताकत को 500 किलोग्राम तक लिमिट रखेगा। पर जैसे ही वो एक जोर के साथ मशीन पर मुक्का जाता है, मशीन पर सीधा 700 किलोग्राम स्ट्रेंथ लिखा आ जाता है, जिसे देखकर वहां खड़े बच्चों की आंखें फटी रह जाती हैं और सब शौक में चिल्ला पड़ते हैं। बेचारा हीरो थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है और पीछे हाथ रखकर मुस्कुराते हुए सोचता है कि लगता है वो अभी भी अपनी इस नई ताकत को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तभी अचानक उसके फोन पर एक की आवाज होती है। स्क्रीन पर उसके बड़े भाई का मैसेज होता है, जो पूछ रहा होता है कि एग्जाम कैसा रहा और उसे जल्दी घर आने को कहता है, क्योंकि वो उसके पसंद का खाना बनाएगा। जिसे देखकर लिन शाओ को याद आता है कि इस वक्त उसका भाई जिंदा है। पर अगले ही पल उसके दिमाग में पिछली जिंदगी का एक दर्दनाक मंजर घूम जाता है, जब ठीक इसी एग्जाम वाले दिन उसके भाई ने घर छोड़ दिया था और सुसाइड कर लिया था। अपने भाई की मौत का ख्याल आते ही लिन शाओ के अंदर गुस्सा और जज्बात उमड़ पड़ते हैं। वो जोर से अपनी मुट्ठी कसता है और खुद से वादा करता है कि इस जन्म में वो किसी भी हाल में पता लगाएगा कि आज के दिन क्या हुआ था और अपने भाई को दोबारा खुद से दूर नहीं जाने देगा। ये तय करके वो बिना किसी और चीज की परवाह किए तुरंत टेस्ट छोड़कर वहां से तेजी से निकल पड़ता है, जबकि पीछे खड़ी शूचियन हैरानी में उसे आवाज लगती रह जाती है। लिन शाओ के अचानक गायब होने पर शूचियन गुस्से से पागल हो रही थी। वो चिढ़कर चिल्लाती है कि वो लड़का मौका देखकर वहां से फरार हो गया, पर वहां खड़ी शूचिंग का ध्यान उस पर नहीं बल्कि उस टूटे हुए टेस्टर पर था। वो आगे बढ़कर जमीन से उस टेस्टिंग मशीन के भारी टुकड़े को उठाती है जिसे लिन शाओ ने एक ही पंच में बाहर निकल दिया था। उसके चेहरे पर हैरानी और एक अजीब सा आकर्षण था। वो डीपली सोच में पड़ जाती है कि सिर्फ एक मुक्के से इतनी तबाही। आज तक शिन्ये हाई स्कूल में इतना शक्तिशाली इंसान उसने कभी नहीं देखा था। हमारे हीरो ने वहां से भागकर भी अपनी खूबसूरत ड्रीम गर्ल पर एक जबरदस्त एक्शन पैक्ड इंप्रेशन छोड़ दिया था। दूसरी तरफ लिन शाओ पागलों की तरह अपने घर की तरफ भाग रहा था। उसके दिल में सिर्फ अपने भाई को बचाने की बेचैनी थी। वो एक तूफान की तरह दौड़ते हुए अपने घर के बड़े से दरवाजे पर पहुंचता है और एक जोरदार धक्के के साथ उसे खोलता है। अंदर घुसते ही वो घबराहट में जोर से चिल्लाता है, श्वाह! सामने का मंजर देखकर
उसके दिल को ठंडक मिलती है। उसका भाई लिन शुआन अपनी व्हीलचेयर पर बैठा हंसी खुशी खाने की प्लेट लिए उसका ही इंतजार कर रहा था। वो बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए पूछता है कि तू इतना पसीने में लटपट क्यों है? जब पहले हाथ धोकर आप फिर साथ खाना खाते हैं। अपने भाई को जिंदा और ठीक देखकर लिन शाओ अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाता। वो सीधा आगे बढ़ता है और अपने भाई को कस के गले लगा लेता है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई शुआ। शुआ इस अचानक मिले प्यार से थोड़ा हैरान और परेशान हो जाता है। जब लिन शाओ पीछे हटकर बेचैनी से उससे पूछता है कि क्या वो बिल्कुल ठीक है, तो शुआ घूर कर उसे देखता है। शुआ का चेहरा शक और गुस्से से भर जाता है और वो चिल्लाता है, कहीं तो फिर से अपने एग्जाम में फेल तो नहीं हो गया? एक वक्त का सबसे ताकतवर गॉड एम्परर, जिसने थोड़ी देर पहले ही 700 किलोग्राम का पंच मारा था, वो अपने भाई की नजरों में आज भी मार खाने वाला और फेल होने वाला एक आम सा लड़का ही था। अपने छोटे भाई को खामोश देखकर शुआन को पक्का यकीन हो जाता है कि लिन शाओ सच में एग्जाम में फेल हो गया है। एक ठंडी सांस भरते हुए वो अपनी मायूसी को छुपाता है और कहता है, चलो कोई बात नहीं, पहले खाना खा लेते हैं, शायद यही हमारी किस्मत है। वो बड़े प्यार से मुस्कुराता है और उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहता है कि एक आम और साधारण जिंदगी जीना भी कोई बुरी बात नहीं है, पर हमारा गॉड एम्परर कहाँ आम जिंदगी जीने वाला था। लिन शाओ एकदम कॉन्फिडेंट और प्यारी सी स्माइल के साथ कहता है कि वो तो बस जल्दी में घर आ गया था, पर उसने एग्जाम बहुत जबरदस्त दिया है और जल्दी ही उसे सबसे टॉप स्कूल से एडमिशन लेटर मिलने वाला है। ये खुशखबरी सुनकर श्वान का चेहरा खुशी और हैरानी से खिल उठता है और वो बस एक ही लफ्ज बोल पाता है, सच में? दोनों भाई साथ मिलकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, जहां श्वान ने अपने हाथों से बड़ा ही लजीज खाना बनाया होता है। खाते खाते माहौल थोड़ा इमोशनल हो जाता है। श्वान भरी आवाज में कहता है, लिन शाओ, अब इस परिवार का फ्यूचर सिर्फ तुम्हारे ही भरोसे है। अपने भाई का प्यार देखकर लिन शाओ भी दिल से जवाब देता है कि इस पूरी दुनिया में श्वान ही उसका अकेला परिवार है, और चाहे जिंदगी का सफर कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, वो दोनों हमेशा साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस जज्बाती पल में एक पुराना दर्द वापस उभर आता है। श्वान की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो खुद को कोसते हुए कहता है कि वो अपने पिता की आखिरी निशानी, उनका मार्शल क्लब भी नहीं बचा पाया। वो अपनी व्हीलचेयर की तरफ देखता है और दुख से कहता है कि उस जैसा मजबूर और आपाहिज इंसान हमेशा लिन शाओ पर बोझ बनकर नहीं रह सकता। ये बातें सुनकर लिन शाओ के दिमाग में पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। उसे वो दर्दनाक दिन याद आता है जब कुछ जालिम लोगों ने धोखे से उनका लिंस मार्शल क्लब उनसे छीन लिया था और उनके बाप दादा के नाम का बोर्ड जमीन पर फेंक कर तोड़ दिया था। अपने भाई की बेबास आंखें और उन गूढ़ों का वो चेहरा याद करके लिन शाओ के अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फट पड़ता है। उसकी आंखों में एक खतरनाक आग दिखती है और वो अपने दिल में एक मजबूत कसम खाता है, शॉ, तुम फिक्र मत करो, जो कुछ भी हमारा था और जो उन्होंने हमसे छीना है, मैं बहुत जल्द वो सब वापस लेने वाला हूं। लिन शाओ अपने भाई के दर्द को बहुत गहराई से समझता था। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ शॉ की आंखों में देखकर वड़ा करता है कि आने वाले 6 महीने के अंदर वो किसी न किसी तरह उसकी टूटी हुई मेरिडियंस को जोड़ने का तरीका ढूंढ निकालेगा और उसकी व्हीलचेयर की मजबूरी को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। शॉ को लगता है कि उसका छोटा भाई बस उसका दिल रखने के लिए उसे तसल्ली दे रहा है, इसलिए उसके चेहरे पर एक प्यारी पर दर्द भरी मुस्कान आ जाती है। लेकिन इस इमोशनल माहौल को अचानक एक बदतमीज आवाज तोड़ देती है। बाहर से कोई जोर से चिल्लाता है, लिन शुआ, भिखारी, बाहर निकल। एक जोरदार बैंग के साथ दरवाजा खुलता है और घर के अंदर 2 लोग जबरदस्ती घुस आते हैं। सामने एक तकला, अमीर दिखने वाला आदमी यू दाचियांग खड़ा होता है और उसके साथ एक खूबसूरत लड़की रेड ड्रेस में होती है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि शॉ की गर्लफ्रेंड ली जाओ थी। ली जाओ आते ही बिना किसी शर्म के अनाउंस करती है कि उसे अपना सच्चा प्यार मिल गया है और अब वो शॉ के साथ ब्रेकअप करना चाहती है। ये मंजर देखकर लिन शाओ का खून खौल उठता है। उसके दिमाग की बत्ती जलती है और उसे पिछली जिंदगी का वो दर्दनाक सच समझ आ जाता है। उसके भाई ने एग्जाम वाले दिन इन्हीं लोगों की इस घटिया जिल्लत और धोखे की वजह से टूटकर खुदकुशी कर ली थी। शॉ का दिल बुरी तरह टूट जाता है। वो गुस्से और दुख से अपनी व्हीलचेयर आगे बढ़ाता है और ली जाओ से पूछता है कि क्या इतने सालों का उनका प्यार उसने सच में इस अमीर तकले आदमी के लिए खत्म कर दिया। इस बात पर वो तकला आदमी एक घटिया और मगरूर हंसी हंसता है। अपने पैसे का घमंड दिखाते हुए वो हवा में श्वान के ऊपर पैसों की घड़ियां फेंक कर मारता है और उन्हें ब्रेकअप फी बोलकर श्वान की मजबूरी का बुरी तरह मजाक उठाता है। जिल्लत की इस आग में घी डालते हुए ली जियाओ भी अपनी औकात दिखा देती है। वो अपना $1000 का नया डिजाइनर बैग श्वान के सामने फ्लॉन्ट करती है और उस पर ताने कसती है।
वो घमंड से कहती है कि श्वान की पूरे साल की कमाई से भी ये एक बैग नहीं आ सकता, और इतने सालों में श्वान उसे एक ढंग का खाना तक नहीं खिला पाया। वो अमीर तकला आदमी यू दाचियांग अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आता। वो श्वान को ताने मारते हुए कहता है कि अपाहिज इंसान, कैसा लग रहा है जब तुम्हारे मुंह पर पैसे फेंके जा रहे हैं। और फिर वो आगे बढ़कर जोर से जुआन के गाल पर एक के बाद एक स्लैप, 2 थप्पड़ जड़ देता है। इधर हमारा हीरो लिन श्याओ इस सब पर शांत खड़ा था, पर उसकी आंखों में गुस्से का तूफान था। वो चुपचाप उस तकली की औकात देख रहा था। अपने भाई की इस बेइज्जती पर शुआन का गुस्सा भी फट पड़ता है। वो अपनी बेबस आवाज में चिल्लाता है, मैं अपाहिज नहीं हूं, मैं नहीं हूं। और फिर वो जाओ की तरफ देखकर गुस्से से कहता है, ली जाओ, हमारा ब्रेकअप हो गया है, दफा हो जाओ यहां से, मैं तुम्हारी शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहता। शुआन के मुंह से ये सुनकर उस अमीर तकले को और गुस्सा आ जाता है। वो घमंड में पागल होकर जोर से एक लात शुआन की व्हीलचेयर पर मारता है और चिल्लाता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे यहां से दफा होने के लिए कहने की? मैं बताता हूं कि इस दुनिया में ताकत और पैसे की क्या कीमत होती है। वो एक बार फिर शुआन को लात मारने के लिए आगे बढ़ता है और घमंड से कहता है, अमीर लोग जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन इस बार उसकी लात शुआन तक नहीं पहुंचती। कहानी का सबसे तगड़ा एक्शन सीन यहां स्टार्ट होता है। जैसे ही वो टकला अपनी लात उठाता है, हमारा लिन श्याओ बिजली की तेजी से उसकी लात के सामने अपना पैर रख देता है, और तभी वो तकला अपना पैर पकड़कर हवा में उड़ता हुआ जमीन पर गिरता है, चिल्लाते हुए, आउच, मेरा पैर, कमीने, फक यू। लिन श्याओ को अपने पिछले जन्म के गॉड एम्परर वाले एटीट्यूड में वापस आने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। वो एक शानदार और जोरदार थट के साथ हवा में उड़ते हुए उस तकले के मुंह पर इतनी जोर की लात मारता है कि वो तकला थंप करता हुआ दूर जाकर गिरता है और उसके मुंह से खून निकल आता है। यह नजारा देखकर ली जाओ बुरी तरह डर जाती है और चीखते हुए दा यांग को बचाने दौड़ती है। वो गुस्से से लिन चाओ पर चिल्लाती है, अपना पैर हटाओ उसके ऊपर से। अपने आशिक को इस तरह जमीन पर धूल चाटता देख ली जाओ गुस्से से पागल हो जाती है। वो चिल्लाकर लिन चाओ को गालियां देने लगती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक औरत पर हाथ उठाने की? और वो अपना हजारों का बैग जोर से लिन चाओ की तरफ फेंकती है। पर हमारा गॉड एम्परर किसी से डरने वाला कहां था। बैग उसके मुंह के पास आते ही वो एक जोरदार पंच मारता है और थट की आवाज के साथ बैग दूर जा गिरता है। लिन चाओ ली जाओ को एक ठंडी नजर से देखता है और एकदम बैड एज डायलॉग बोलता है, मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता, पर मैं उन धोखेबाजों को नहीं छोड़ता जो मेरे भाई को जलील करें। तुमने न सिर्फ उसे धोखा दिया, बल्कि यहां आकर अपना घमंड भी दिखाया। तुम जैसी औरत सच में घिनौनी है। और इसके बाद वो जमीन पर पड़े उस तकले पर अपना पैर रखता है और उससे जोर से दबाते हुए कहता है, तो तू समझता है कि अमीर लोग कुछ भी कर सकते हैं? तो फिर मार्शल आर्ट सीखने का क्या फायदा? अगर कूल बनना है तो पहले अपनी औकात देख। तकला दर्द से छटपटाता है, पसीने से लटपट होकर भीख मांगता है, आह, मुझे छोड़ दो प्लीज। पर लिन चाओ रुकने वाला नहीं था। वो गुस्से से कहता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जब कोई मेरे भाई को अपहरण करता है। अगर तूने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। सुना तूने? तकला डर के मारे रोते हुए कहता है, हाँ सुना मैंने, मुझे माफ कर दो। आखिर में लिन शाओ उन दोनों को घर से धक्के मारकर निकाल देता है, ये सोचते हुए कि अभी उसके पास उतनी शक्ति नहीं है कि वो इन छोटे मोटे गुनों पर अपना ज्यादा वक्त और ताकत ज़ाया करे। वो ये भी जानता था कि ज्यादा ध्यान खींचना अभी ठीक नहीं होगा। जब वो गुंडे वहां से भाग जाते हैं तो लिन शाओ अपने भाई के पास आता है और हैरानी से कहता है, श्वा, मुझे लगा था कि तुम मुझे उन्हें पीटने से रोकोगे। पर श्वा एक प्यारी सी सुकून भरी मुस्कान के साथ जवाब देता है, मैंने हमेशा बर्दाश्त किया है, पर अब मैं और नहीं सहना चाहता। थैंक यू लिन शाओ। घर से उस तकले और धोखेबाज लड़की को बाहर फेंकने के बाद लिन श्वा अपने टूटे दिल के साथ एक ठंडी सांस भरता है। वो मायूसी से कहता है, मुझे पता था ली जियाओ एक मतलबी और घमंडी लड़की है। जब से मेरा ये हाल हुआ है वो गिनती की बार ही मुझसे मिलने आई थी। वो अपनी हालत को कोसने लगता है, पर लिन शाओ उसे सहारा देते हुए एकदम कॉन्फिडेंस से बोलता है, श्वा, मैं तुम्हारी टांगें ठीक कर सकता हूं, बस मुझे थोड़ा वक्त दो। लिन शाओ उसे समझाता है कि जैसे ही वो रिजिड बॉडी के 3rd डान पीक तक पहुंचेगा वो जादुई दवाइयां बनाना शुरू कर देगा। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे पिछली जिंदगी में इमॉर्टल रेल्म की तमाम किताबों का इल्म है, इसलिए उसके लिए अपने भाई की टांगें ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। पर श्वा अभी भी अपने दर्द में डूबा हुआ था। वो रोते हुए बताता है,
कि उसने ली जिया के लिए अपना सबसे पसंदीदा वेपन तक बेच दिया था ताकि उसके लिए एक महंगा नेकलेस खरीद सके। लेकिन उस तकले के एक महंगे बैग के आगे उसके सच्चे प्यार की कोई कीमत नहीं रही। वो दुख से कहता है, शायद वो मेरे इस अपाहिज होने से नफरत करती थी। अपने भाई का दिल रखने के लिए लिन शाओ उसे भरोसा दिलाता है और शुआ एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहता है, ठीक है, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा और उस दिन हम सबको दिखा देंगे कि हम कितने औसम हैं। शुआन के इस हौसले को देखकर लिन शाओ अपने पिछले जन्म के गॉड एम्परर रूप में खड़ा होकर दिल में सोचता है कि भले ही शुआन इस सदमे से बाहर निकल रहा हो, पर पिछले जन्म में इन्हीं दोनों घटिया लोगों की वजह से उसके भाई ने जान दे दी थी। वो कसम खाता है कि वो उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। आखिर वो इमॉर्टल रेल्म का सबसे ज्यादा बदला लेने वाला गॉड एम्परर जो थेरा। कहानी यहां से एक नया एक्शन पैक्ड मोड लेती है। बाहर पार्किंग में वो अमीर तकला यू दाक्यांग गुस्से और दर्द में पागल हो रहा होता है। वो जल्दी से अपनी गाड़ी के अंदर बैठता है। उसके साथ लीजिया डर के मारे अपना मुंह छुपाए बैठी होती है। वो तकला गुस्से से फोन पर किसी गुंडे को ऑर्डर देता है, हेलो, डैम इट, आज एक स्कूल के बच्चे ने मुझे पीटा है। अपने साथ सेकंड डैन से ऊपर के कुछ खतरनाक गुंडे लेकर आओ और उन दोनों को मार डालो। मैं चाहता हूं कि आज रात ही वो दोनों इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाएं। सीन शिफ्ट होता है और फोन के दूसरी तरफ शहर की चकाचौंध में सड़क पर खड़ा एक खतरनाक शक्ल वाला गुंडा, जिसके मुंह में सिगरेट और बाल पिंक कलर के हैं, एक घटिया सी हंसी के साथ कहता है, समझ गया मिस्टर यू। वो अपनी औकात दिखाते हुए कहता है, रेट वही पुराना लगेगा, एक जान लेने का $150,000। उसके पीछे खड़े उसके दो गुंडे साथी एक विलनस स्माइल के साथ तैयार लग रहे होते हैं। गाड़ी में बैठी ली जियाओ डर से कांप रही होती है और घबराहट में यू दाक्यांग से पूछती है, दाक्यांग, क्या उन दोनों को मार दिया जाएगा? टाकला घमान से एक शैतानी हंसी हंसता है और कहता है, बेशक, मैं यही तो चाहता हूँ। क्या तुम्हें उन दोनों भिखारियों पर तरस आ रहा है? ली जियाओ तुरंत इनकार करती है, लेकिन अपनी फिक्र जताते हुए कहती है, नहीं, मुझे बस इस बात का डर है कि वुडू पुलिस स्टेशन वालों को हम पर शक ना हो जाए। मैं तो बस तुम्हारी फिक्र कर रही हूँ। यू दाचियांग उसकी इस बात पर एक घटिया सी हंसी हंसता है और अपने पैसे के नशे में चूर होकर कहता है, हाँ, मुझ पर शक, वो $300,000 हमें बचा लेंगे। तुम बस देखती जाओ, कल उन दोनों की मौत की खबर हर न्यूज चैनल की हेडलाइन होगी। ये मुझे गुस्सा दिलाने का नतीजा है। दोनों का ये प्लान सच में बहुत खतरनाक और खूनी था, जिसे लिन चियाओ बिल्कुल अनजान था। उधार घर में माहौल थोड़ा शांत था। अचानक दरवाजे पर नॉक नॉक की आवाज आती है। लिन चियाओ, जो अभी भी पुरानी बातों के बारे में सोच रहा था, चौंकता है और कहता है, मैं दरवाजा देखता हूँ। पर उसका बड़ा भाई स्वयं जल्दी से बीच में बोल पड़ता है, लिन शाओ, रुको, मैं देखता हूँ। लिन शाओ भी उसकी बात मान लेता है और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहता है, ठीक है। दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए लिन शाओ के दिमाग में एक अजीब सा शक घूमने लगता है। वो सोचता है, वो नया अमीर आदमी शायद कुछ लोकल गुंडों को जानता हो ना हो। वो पक्का मुझसे उस बेइज्जती का बदला लेने आया होगा जो मैंने अभी उसके साथ की थी। जैसे ही दरवाजा खुलता है, लिन शाओ का खून खौल उठता है। वो अपने गोल्ड एम्परर वाले एक्शन मोड में वापस आ जाता है। एक खतरनाक गुस्से के साथ वो दरवाजे को आगे से खोलता है और चिल्लाते हुए बोलता है, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो, मैं अब तुम्हें छोड़ने वाला। लेकिन उसकी आवाज वहीं रुक जाती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, सामने का नजारा देखकर लिन चियाओ के होश उड़ जाते हैं। उसके सामने कोई गुंडे नहीं थे, बल्कि उसकी ड्रीम गर्ल शू चिंग खड़ी थी और उसके पीछे वही गुस्से वाली लड़की शू क्यान थी। लिन चियाओ का दिमाग एकदम से सुन पड़ जाता है और उसके होठों से बस एक ही लफ्ज निकलता है, शू चिंग भी उसकी इस गुस्से वाली एंट्री को देखकर डर जाती है और घबराहट में पूछती है, लिन चियाओ, क्या हुआ? तुम बहुत गुस्से में लग रहे हो। लिन चियाओ को अपनी गलती का एहसास होता है और वो शर्मिंदा होकर थोड़ा पसीना पोंछते हुए कहता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे लगा वही घटिया भिखारी यू दाचांग वापस हमसे पैसे मांगने आ गया है। सिचुएशन को थोड़ा हल्का होते देख शू किंग थोड़ा रिलैक्स होती है और प्यारी सी आवाज में कहती है, मैं यहाँ अपनी बहन शू क्यान को तुमसे माफी मंगवाने लाई हूँ। वो आगे झुककर एक रिक्वेस्ट वाले अंदाज में माफी मांगती है और कहती है, आज एग्जाम के दौरान उस तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, सॉरी। शू किंग गुस्से से अपनी छोटी बहन की तरफ देखती है और उस ऑर्डर देती है, शू क्यान, आगे आओ और इससे माफी मांगो। पर शू क्यान कहाँ किसी की सुनने वाली थी। वो अपना मुंह फुलाकर जिद पर अड़ जाती है और गुस्से से कहती है, हम्फ, मैं बिल्कुल माफी नहीं मांगूंगी। इसने पहले मेरा फायदा उठाया था। उस अभी भी स्कूल में हुआ वो एक्सीडेंटल टकराव याद था, पर लिन जियाओ का ध्यान इन बातों पर था ही नहीं। वो तो बस लगातार शू किंग के चेहरे को निहारे जा रहा था। उसके दिमाग में पिछली जिंदगी का वो दर्दनाक वक्त घूम रहा था। उसे याद आता है कि पिछले जन्म में जब उसके भाई ने खुदकुशी कर ली थी तो वो कितना डिप्रेस्ड और पत्थर दिल हो गया था। अपने
आसपास के सब लोगों को भुलाकर वो सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाने के जुनून में पागल हो गया था। और सबसे बड़ा पछतावा उस इस बात का था कि इस सब के दौरान शू किंग ने उसके लिए अपनी जान तक दे दी थी। ये सब सोचकर लिंग जियाओ का दिल भर आता है। वो शू किंग के चेहरे के बहुत करीब आता है और अपने दिल में एक बहुत ही मजबूत कसम खाता है, कोई बात नहीं, इस जन्म में मैं हर हाल में तुम्हारी हिफाजत करूंगा। उसकी इस गहरी और प्यार भरी नजर को देखकर शू किंग का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वो घबराहट में कहती है, लिन छियाओ, ये रोमांटिक और इमोशनल सीन चल ही रहा होता है कि अचानक कॉमेडी और एक्शन वापस एंट्री मारते हैं। अपनी बहन के साथ लिन छियाओ को इस तरह ओपनली फ्लर्ट करते देख शू कियांग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो जोर से चिल्लाती है, तुम परवर्ट, और हवा में अपना कोड़ा घुमाते हुए उस पर एक जोरदार हमला कर देती है। विश क्रैक। वो गुस्से से आग बबूला होकर कहती है कि उसकी बहन इतनी अच्छी है जो तुमसे माफी मांगने आई और तुम उसके साथ फ्लर्ट कर रहे हो। वो चिल्लाती है कि अब वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। लिन छियाओ बड़ी फुर्ती से उसके उस जानलेवा हमले से बच जाता है और एक बहुत ही कूल चार्मिंग स्माइल के साथ कहता है, सॉरी, मैं बस अपने एक पुराने दोस्त की यादों में खो गया था। वो आगे कहता है कि उसने आज स्कूल में हुई बात का बिल्कुल बुरा नहीं माना, आखिर थोड़ी गलती उसकी भी थी। ये सुनकर शू किंग के चेहरे पर एक बड़ी सी खूबसूरत मुस्कान आ जाती है। वो खुशी खुशी हाथ हिलाते हुए कहती है, ठीक है, तो फिर हम अब निकालते हैं। और वो वहाँ से शू कियान का हाथ पकड़कर उस जबरदस्ती घसीटाते हुए ले जाने लगती है। शू कियान पीछे मुद मुद कर गुस्से में चिल्लाती है, किंग, तुम हमेशा इस लड़के की साइड क्यों लेती हो? पर शू किंग उस रास्ते में डांटते हुए कहती है कि वो बकवास ना करे, गलती उनकी ही थी और अगर उसने दोबारा ऐसी बातें की तो वो उसे जोर से चुनती काट लेगी। दोनों बहनों की इस प्यारी सी नोक-झोंक के साथ वो वहाँ से निकल जाती है। दोनों बहनों को इस तरह से निकालते देख लिन छियाओ उन्हें टोकता है और कहता है, रुको, मैं तुम लोगों को छोड़कर आता हूँ। ये कहते हुए वो वापस घर के अंदर आता है और अपने भाई सुअन से बोलता है, सुअन, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। सुअन उसे इजाजत दे देता है, पर दरअसल लिन छियाओ के दिमाग में एक एक्शन प्लान चल रहा था। वो दिल ही दिल में सोचता है कि अगर उसका अंदाजा सही है तो वो टकला आदमी जरूर उससे बदला लेने अभी तक यहाँ पहुँच चुका होगा। इसलिए बेहतर यही है कि उन गुंडों का हिसाब नीचे रास्ते में ही कर दिया जाए, ताकि उसके भाई सुअन को इस बात की भनक भी ना लगे और वो परेशान ना हो। घर से बाहर निकालते ही थोड़ी दूर चलने के बाद शू कियान उस पर दोबारा भड़क उठती है। वो गुस्से से बोलती है, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है छोड़ने की, क्या तुम फिर से हमारा फायदा उठाना चाहते हो? पर इस बार शू किंग उसे बीच में ही डांट देती है, शू कियान, चुप रहो। शू किंग एक बहुत ही इनोसेंट मुस्कान के साथ लिन छियाओ का शुक्रिया अदा करती है और बताती है कि वो इस जगह से अनजान है, इसलिए उसकी मदद अच्छी है। लिन छियाओ उन दोनों की सच्चाई और खूबसूरती देखकर अपने दिल में थोड़ा हैरान होता है। वो सीधे शब्दों में उनसे कहता है कि उसे इस बात की बड़ी हैरानी है कि सुआ परिवार जैसी बड़ी फैमिली की लड़कियां उस जैसे एक साधारण से लड़के से माफी मांगने खुद चलकर आई हैं। ये बात इनक्रेडिबल है। इस पर सुआ किंग बड़े प्यार से उस समझाती है, दुनिया में सभी लोग बराबर होते हैं। वो उसके एग्जाम वाले 700 केजी वाले जोरदार पंच की याद दिलाती है और कहती है, तुम पहले से ही एक सुपर जीनियस हो, किसी टॉप यूनिवर्सिटी में जाना तुम्हारे लिए सिर्फ वक्त की बात है। वो थोड़ा स्माइल करते हुए आगे कहती है कि किसी जीनियस से दुश्मनी लेने से बेहतर है कि उससे दोस्ती की जाए। लिन छियाओ उसकी इस ईमानदारी और सीधेपन से काफी इम्प्रेस होता है। वो उसकी आंखों में देखते हुए एक चार्मिंग स्माइल के साथ कहता है, तुम काफी सीधी बात करती हो, पर मुझे ये पसंद आया। मतलबी और चालाक लोगों से मुझे तुम जैसे लोग ज्यादा पसंद हैं। इस रोमांटिक मोमेंट में फिर से वही कॉमेडी का तड़का लगता है। स्यू कियान, जो अभी तक गुस्से से आग बबूला थी, दोनों के बीच में कूद पड़ती है और जोर से चिल्लाती है, हम्फ, इन मीठी मीठी बातों से तुम मेरी बहन को फंसाना चाहते हो? नो वे। आखिर में उन्हें सुरक्षित छोड़ने के बाद रात के इस रोमांटिक और शांत माहौल में एक स्ट्रीट लैंप के नीचे खड़े होकर लिन छियाओ उन्हें अलविदा कहता है। वो स्यू किंग की तरफ देखकर थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है, मैं तुम्हें बस यहीं तक छोड़ूंगा, हम जल्दी ही दोबारा मिलेंगे। रात के उस शांत माहौल में लिन छियाओ उन दोनों बहनों को अलविदा कहकर वापस मुद्दा ही है कि अचानक पीछे से आवाज आती है, हे। लिन छियाओ अपनी जगह रुक जाता है और एक खतरनाक नजर से पीछे देखते हुए कहता है, तुम लोग काफी देर से मेरा पीछा कर रहे हो, अब बाहर आ जाओ। हवा में एक तेजी से वूश की आवाज गूंजती है और कुछ भरी कदमों की पट्टर आवाज सुनाई देती है। अंधेरे से निकालकर 3 गुंडे सामने आते हैं, जिसमें से एक पिंक बालों वाले लीडर के हाथ में तेज चाकू था। वो पिंक बालों वाला गुंडा गुस्से से पूछता है, क्या तू ही लिन छियाओ है? किसी ने हमें $150,000 दिए हैं तेरी जान लेने के लिए। आम बच्चे ये सुनकर डर जाते, पर हमारा गोल
गॉड एम्परर किसी से कहाँ डरने वाला था। लिन शाओ एक बेहद कूल और कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ उस गुंडे से कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये रकम तुम्हारी और तुम्हारे दोस्तों की जान के बराबर है। अपनी इस तरह बेइज्जती सुनकर वो पिंक बालों वाला गुंडा गुस्से से पूरी तरह आग बबूला हो जाता है। वो जोर से चिल्लाता है, एक हाई स्कूल के बच्चे की इतनी हिम्मत कि वो मेरी बेइज्जती करे। बिना एक भी सेकंड जाया किए वो गुंडा हवा में छलांग लगाता है और अपना जोरदार हमला शुरू करता है। हवा में उड़ते हुए वो घमंड से चिल्लाता है कि वो रिजिड बॉडी के सेकंड डैन लेवल का मास्टर है। उसके हाथ में पकड़ा हुआ चाकू हवा को चिरते हुए क्लैंग की आवाज के साथ सीधा लिन शाओ की तरफ आता है। लिन शाओ बड़ी फुर्ती से उस खतरनाक वार से बच निकलता है और उस अजीब से चाकू को गौर से देखता है। वो थोड़ा हैरान होकर उस गुंडे से पूछता है, क्या तुम्हारा ये चाकू कोई खास मार्शल वेपन है? ये सुनकर पिंक बालों वाला गुंडा एक शैतानी हंसी हंसता है और कहता है, तुम्हारी नजरें बहुत तेज हैं बच्चे। वो अपना चाकू दोबारा घुमाते हुए कहता है, पर अब जब तुमने मेरा हथियार पहचान लिया है तो तुम्हें यही मरना होगा। उन गुंडों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उन्होंने किस खतरनाक शख्स से आज लड़ाई मोल ले ली है। लिन शाओ की आंखों में इमॉर्टल रैम के उस सबसे शक्तिशाली गॉड एम्परर वाला गुस्सा और आग वापस आ जाती है। वो जमीन से एक जोरदार छलांग लगाता है और उसका मुक्का किसी आग के गोले की तरह चमक उठता है। हवा में तैयार होकर लिन शाओ गराज कर कहता है, मुझे यहाँ मरना चाहते हो तो चलो देखते हैं कि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है या नहीं। लिन शाओ का चमकता हुआ मुक्का, जो किसी आग के गोले जैसा लग रहा था, हवा को चीरते हुए सीधा उस पिंक बालों वाले गुंडे के चक्कू से जा टकराता है। क्लैंग, एक जोरदार आवाज आती है और वहां आग की चिंगारियां निकलने लगती हैं। गुंडा अपने सेकंड डैन ऑफ रिजिड बॉडी होने का घमंड कर रहा था, पर लिन शाओ के मुक्के की ताकत के आगे उसका चक्कू एक खिलौने जैसा साबित होता है। एक थुड की भयानक आवाज आती है और वो गुंडा किसी पत्ते की तरह उड़ता हुआ दूर जा गिरता है। उसके बाकी दोनों साथी इस नजारे को देखकर डर से कांप उठते हैं। पिंक बालों वाला गुंडा जमीन पर गिरा हुआ हैरानी और डर से चिल्लाता है, टी, तुम्हारे पास बॉडी प्रोटेक्शन कुई कैसे हो सकती है? क्या तुम एथ डैन ऑफ रिजिड बॉडी पर हो? उसका दिमाग खराब हो रहा था, क्योंकि आमतौर पर ऐसी शक्ति सिर्फ एक मास्टर लेवल के इंसान के पास होती है और लिन शाओ तो अभी एक स्कूल का बच्चा ही था। लिन शाओ बड़े आराम से अपने सूट को ठीक करते हुए एक खतरनाक स्माइल के साथ कहता है, अब जब तुम जान गए हो कि मैं एथ डैन पर हूँ तो चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। पर अगर तुम अभी भी मुझे मरना चाहते हो तो मुझे भी तुम जैसे मामूली कीड़े को मारने में कोई हर्ज नहीं होगा। ये सुनकर उन गुंडों की तो जैसे जान ही निकल जाती है। एक साथी घबराकर अपने बॉस से कहता है, बॉस, 300,000 के लिए एक एथ डैन मास्टर से लड़ना मतलब खुद मौत को दबा देना है। ये तो ऐसा है जैसे किसी छोटी सी बात के लिए न्यूक्लियर पावर्ड वॉरशिप से टकराना। हमें यहाँ से भाग चलना चाहिए। पिंक बालों वाला बॉस गुस्से में चिल्लाता है, उस तकले की इतनी हिम्मत कि उसने हमसे झूठ बोला। चलो वापस चलकर उसे सिखाते हैं। और तीनों डर के मारे वहां से उल्टे पैर भागने लगते हैं। पर हमारा हीरो उन्हें इतनी आसानी से कहाँ छोड़ने वाला था। जैसे ही वो भागने लगते हैं, लिन शाओ आगे बढ़ता है। एक पैटर की आवाज आती है और उसके पैर जमीन पर टिकते हैं। वो ठंडी आवाज में कहता है, अब जाना चाहते हो? इतना आसान नहीं है। लिन शाओ अपनी मुट्ठियां कसता है और एक सुनहरी रोशनी, उसके अंदर का जबरदस्त की, उसके आसपास घूमने लगता है। सोख की आवाज के साथ हवा में एक तूफान सा उठ जाता है। उसकी आंखों में एक आग होती है और वो पूरी ताकत से कहता है, तुम लोगों को क्या लगता है मैं कोई मामूली लड़का हूँ जिससे कोई भी आकर उलझ लेगा? गुंडों के बॉस को जमीन पर इस तरह गिरा देख उसके बच्चे हुए दोनों साथी डर से कांपने लगते हैं। पिंक बालों वाला बॉस हांफते हुए और डर के मारे चिल्लाता है, टी, तुम्हें क्या चाहिए? ये सब मेरी गलती है। मेरे दोस्तों को इसमें मत घसीटो। उसको इस तरह भीख मांगते देखकर लिन शाओ एकदम बैडास किलर स्माइल के साथ जवाब देता है, तुम्हारी जिंदगियों की तो वैसे भी कोई कीमत नहीं है, पर मुझे ये मार्शल वेपन बड़ा पसंद आया। वो अपने एक हाथ से बॉस की ठोड़ी पर उसका ही मार्शल चक्कू रखकर उसकी बोलती बंद कर देता है। बॉस डर के मारे पसीना पसीना हो जाता है और मन ही मन रोता है कि मैंने ब्लैक मार्केट में इस चक्कू के लिए इतने पैसे दिए थे, कमीने, फक। पर अपनी जान बचाने के डर से वो फौरन चक्कू लिन शाओ की तरफ बढ़ाता है और एक नकली डर भरी हंसी हंसकर कहता है, क्योंकि तुम्हें ये इतना पसंद आया है तो ये मेरी तरफ से एक माफी का तोहफा समझो। लिन शाओ एकदम तेजी से सग ग्रैब की आवाज के साथ उसके हाथ से वो स्पेशल चक्कू छीन लेता है। चक्कू हाथ में आते ही लिन शाओ का गुस्सा और ठंडा और शांत रूप दोनों साथ दिखते हैं। वो चक्कू को गौर से देखता है और एक बेहद खतरनाक आवाज में गुंडों को आखिरी वार्निंग देता है, ठीक है, अब तुम यहाँ से दफा हो सकते हो, पर याद रखना, अगर तुम लोग इस कम्युनिटी के एक मिले के आसपास भी नजर आए,
उसका फेस एकदम खौफनाक हो जाता है और उसकी आंखों में एक तेज रोशनी दिखती है जब वो चिल्लाता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। बॉस और उसके गुंडे डर के मारे पीले पड़ जाते हैं। बॉस गिदगिदाता है, ओके समझ गया, हम अभी यहाँ से दफा हो जाते हैं। और तीनों जैसे हवा हो जाते हैं, ऐसे भागते हैं जैसे पीछे भूत पड़ गया हो। जैसे ही वो ठीक ठाक दूर निकल जाते हैं, हमारे गॉड एम्परर लिन शाओ का असली कॉमेडी वाला रूप वापस आ जाता है। वो एक लंबा सा फ्यू करके सांस छोड़ता है। वो पसीना पोंछते हुए झुक कर सांस लेता है और खुद से कहता है, डैम, इन्होंने तो मुझे मौत के करीब ही ला दिया था। मैं लगभग अपना राज खोलने वाला था। फिर वो अपने नए हटे हुए मार्शल वेपन को देखता है और थोड़ा हैरान होकर सोचता है, ये मार्शल वेपन सच में बड़ी अजीब और खतरनाक चीज है। इसने लगभग मेरी डिवाइन मैनुअल से बनाई हुई बॉडी प्रोटेक्शन की को तोड़ ही दिया था। लिन शाओ यूएस चाकू को गौर से देखता है और थोड़ा सीरियस होकर सोचता है, अगर मैंने ठीक टाइम पर डिवाइन मैनुअल वाली बॉडी प्रोटेक्शन की यूज नहीं की होती तो आज मैं सच में मर ही जाता। आखिर मैं अभी सिर्फ फर्स्ट डान ऑफ रिजिड बॉडी पर हूँ। उसका ये राज काफी बड़ा था। आमतौर पर लोगों को ये पावर तब मिलती है जब वो 8th डान पर पहुंचते हैं, पर लिन शाओ का पिछली लाइफ का गॉड एम्परर बनने का सबसे बड़ा सीक्रेट ही यही डिवाइन मैनुअल था, जिसकी वजह से वो पहले लेवल पर ही इतना ताकतवर बन गया। अपने हाथ में उस वेपन को घुमाते हुए वो मुस्कुराकर कहता है, वैसे ये वेपन तो सिर्फ लेवल 2 का है। दुनिया में ऐसी 10 लेवल्स होती हैं जिसमें 8, 9 और 10 वाली लेजेंडरी हैं, पर एक आम इंसान के लिए लेवल 1 मिलना ही बड़ी बात है और मुझे लेवल 2 मिल गया। मैं सच में बहुत लकी हूँ। वो खुशी खुशी ओपन की आवाज के साथ यूज ठीक से पकड़ता है। उसकी आंखें चमकने लगती हैं जब वो सोचता है, इसका मार्केट प्राइस कम से कम 100,000 तो होगा ही। ये नया हथियार उसके लिए एक जैकपॉट जैसा था। वो इस वेपन के पीछे की साइंस को भी एनालाइज करता है। वो सोचता है कि एक फोर्जिंग मास्टर जितना ताकतवर होगा, हथियार भी उतना ही तगड़ा बनेगा। पर इस बात का दुख भी था कि 8th डान के बाद कोई मास्टर फोर्जिंग हथियार बनाने का काम नहीं करता। लिन शाओ अपना इरादा मजबूत करते हुए कहता है, 8th डान के बाद वाले लोग बाकी सबसे अलग और बहुत पावरफुल होते हैं। उनके लिए फोर्जिंग स्किल्स इंप्रूव करना बेकार है। असली ताकत तो हाई मार्शल आर्ट्स में है। उसका रास्ता एकदम क्लियर था। यूज जल्दी से जल्दी अपना लेवल बढ़ाना था। वापस घर की तरफ आते ही उसका बड़ा भाई शुएन, जो अभी तक परेशान था, उसे देखते ही हैरानी से चिल्लाता है, तुम कहाँ चले गए थे लिन शाओ? मुझे लगा कि लिन शाओ अपने भाई की इस चिंता को देखकर एकदम इनोसेंट और प्यारी सी मुस्कान के साथ एक बढ़िया बहाना बनाता है। मैं बस उन लड़कियों से थोड़ी और देर बातें करने रुक गया था। आखिर मैं आमतौर पर लड़कियों से कहाँ इतनी बातें करता हूँ। ये बहाना सुनकर शुएन को तसल्ली मिलती है। शुएन राहत की सांस लेता है और एक बड़ी सी खुशनुमा हंसी हंसकर उसकी छेदखानी करते हुए कहता है, हा हा हा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें आखिर समझ आ ही गया। वो लड़की जिसका नाम शू क्विंग है बहुत अच्छी लगती है। ये मौका हाथ से मत जाने देना। अपने भाई की इस भोली बदठीक सलाह को सुनकर लिन शाओ भी हंसते हुए कहता है, समझ गया, अब मैं सोने जा रहा हूँ जुआन, तुम भी आराम करो। और दोनों भाई खुशी खुशी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अपने बेड पर लेटकर लिन शाओ उस नए लेवल 2 चाकू को हवा में पकड़कर सोचता है। वो दिल ही दिल में प्लान बनाता है। एडमिशन रिजल्ट आने में अभी कुछ दिन बचे हैं। इन दिनों में मैं डिवाइन मैनुअल का फोर्जिंग चैप्टर ट्राई करूंगा। अपने कमरे में अकेला बैठे लिन शाओ उस चाकू को गौर से देखता है और थोड़ा प्राउड फील करते हुए अपने आप से कहता है, ये लेवल 2 वेपन ट्रायल के लिए बेस्ट है। वो अपने बेड पर एकदम एक्टिव होकर SIT अब बैठ जाता है और अपने प्लान पर फोकस करता है। पिछली लाइफ में मैं ना सिर्फ इमॉर्टल एम्परर्स में सबसे बेहतरीन फाइटर था, बल्कि मैं अकेला ऐसा इंसान था जिसे फोर्जिंग के बारे में इतनी डिटेल्स पता थी। लिन शाओ अपने पिछले जन्म के गॉड एम्परर वाले रुतबे को याद करते हुए कहता है, उसकी आंखों में एक जुनून होता है, उसकी पावर्स ग्लो करने लगती हैं और एक जादुई रोशनी उसके हाथों से निकालकर उस चाकू को घेर लेती है। मुझे ये काम हर हाल में पूरा करना है। कल मुझे एक बहुत बड़ा काम जो निपटाना है। लिन शाओ पूरी ताकत और कंसंट्रेशन के साथ चाकू को हवा में होल्ड करता है और अपनी अंदर की आग को जगाता है। स्मेल्ट, पर अचानक एक डिंग की आवाज के साथ वो जादुई रोशनी गायब हो जाती है और वो चाकू जमीन पर जा गिरता है। लिन शाओ शौक में वही जमीन पर गिर जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्या मैं फेल हो गया? वो डर और हैरानी से सोचता है। वो चाकू को हाथ में उठाकर मायूसी से कहता है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इमॉर्टल रेल्म का गॉड एम्परर होने के बावजूद मैं अपनी पहली फोर्जिंग में ही फेल हो जाऊंगा। उसके चेहरे पर शर्म के निशान थे। वो ये सोचकर ही डर रहा था कि अगर किसी को पता चला तो सब उस पे कितना हंसेंगे। पर फिर वो अपना माइंड क्लियर करता है और कहता है,
खैर, ये इतना जरूरी नहीं है। अगर मेरे पास ये वेपन नहीं भी रहा, तब भी कल रात मैं यू दाचांग और ली जाओ से अपना पूरा बदला लेकर रहूंगा। अपनी क्लैंक आवाज के साथ वो उस चाकू को वापस ड्रॉअर में रख देता है। उसके दिमाग में गुस्सा अब भी जिंदा था, क्योंकि पिछली लाइफ में उन दोनों कमीनों ने न सिर्फ मेरे भाई की मौत की वजह बनकर धोखा दिया था, बल्कि उन्होंने मुझे लोगों के सामने जितना जलील कर सकते थे उतना किया था। लिन शाओ की आंखों में अब आंसुओं की जगह एक खतरनाक आग थी। वो उन्हें बताएगा कि असल गॉड एम्परर से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। वो गुस्से में घुराता है। अचानक सीन चेंज होता है और एक फ्लैशबैक शुरू होता है। एक तेज बारिश वाले दिन, स्प्लैश। ली जाओ उसको गुस्से से उंगली दिखाते हुए चीख रही होती है। तुम्हारा भाई सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मरा है। तुम एक नंबर के भिखारी और निकम्मे हो। वो उस पर चिल्लाती है कि वो सिन ये की किसी भी ऑर्डिनरी मार्शल यूनिवर्सिटी में एडमिशन तक नहीं ले पाया और यही उसके भाई की मौत का कारण है। उसके पास खड़ा वो घमांडी तकला यू दाचियांग ली जाओ को शांत करते हुए हंसते हुए कहता है, तुम्हें एक भिखारी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, है ना? लिन शाओ का गुस्सा अपने पूरे उफान पर था। उस फ्लैशबैक में वो याद करता है कि कैसे ली जाओ की बातें सुनकर वहां मौजूद लोग भी उस ताने मारने लगे थे। वो एक दूसरे से कह रहे थे, अच्छा तो लिन शुएन ने इसी लड़के की वजह से खुदकुशी की थी। और दूसरा कहता है, लिन शुएन इतना अच्छा इंसान था, उसका इतना निकम्मा और बेकार भाई कैसे हो सकता है? लोगों की नजरों में लिन शाओ एक ऐसा वास्ट्रल निकम्मा था जो सिन्ये की किसी मार्शल यूनिवर्सिटी में एडमिशन तक नहीं ले पाया और उसकी इस नाकामी की वजह से उसके भाई ने जान दे दी। अपने कमरे में वापस आकर लिन शाओ को उस घटिया साजिश का पूरा सच समझ आता है। वो गुस्से से अपने दांत पीसते हुए सोचता है, अब मुझे सब समझ आ रहा है। इसने ये सब जानबूझकर किया था। उसने मुझे फंसाया ताकि वो लोगों की नजरों में खुद को मासूम साबित कर सके। पर इस धोखे ने ही पिछले जन्म में उसे अपनी हदों से गुजरने पर मजबूर किया था। लेकिन उसकी इस घटिया हरकत का शुक्रिया कि मैंने तब से मार्शल आर्ट्स और कल्टीवेशन में पागलों की तरह मेहनत की और आखिरकार एक इमॉर्टल बन गया। वो कॉन्फिडेंस से भरा हुआ विंडो की तरफ देखता है। बाहर की काली रात को देखते हुए वो अपनी मुट्ठी कसता है, क्लेंच, और एक पक्का इरादा करता है, अब जबकि मैं इस जन्म में वापस आ गया हूँ तो मेरा बदला तुमसे ही शुरू होगा। अगले ही पल कहानी एकदम दूसरी तरफ शिफ्ट होती है। अगली रात यू दाचियांग के आलिशान विल्ला में। उसका ड्राइंग रूम खूबसूरत तरीके से सजा हुआ है, पर इस आलिशान घर के अंदर एक बहुत ही घटिया माहौल था। बाथरूम के अंदर यू दाचियांग सिर्फ एक तौलिया टॉवेल लपेटे हुए हवास भरी हंसी के साथ ली जाओ की तरफ बढ़ रहा था। ली जाओ जो बैथटब में बैठी थी उस उकसाते हुए कहती है, जल्दी आओ वरना ये मौका हाथ से निकल जाएगा। तकला एक बेहुदी हंसी के साथ कहता है, पहले मुझे तुम्हें किस करने दो। लेकिन उनके इस रोमांस के बीच में अचानक दरवाजे पर जोर जोर से नॉक नॉक होता है। यू दाचियांग की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वो गुस्से से फट पड़ता है। वो दरवाजा खोलता है और सामने खड़े अपने नौकर सर्वेंट को जोर से थोड़ा एक लात मारता है। वो चिल्लाता है, स्किक, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, ऐसे वक्त पर मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। वो गुस्से से पूछता है कि आखिर कौन आया है। नौकर, जो डर के मारे पसीना पसीना हो रहा था और जिसकी आंखों में आंसू थे, बताता है, बी बॉस, जिसको आप ढूंढ रहे थे वो यहाँ आ गया है। वो नीचे ड्राइंग रूम में है और वो पुलिस गुंडे भी वही हैं। वो डरते डरते आगे बताता है, उस आदमी ने कहा है कि अगर आप 5 मिनट में नीचे नहीं आए तो वो चला जाएगा। नीचे ड्राइंग रूम में एक नया और खतरनाक कैरेक्टर बैठा हुआ था। उसका नाम शिए जिनजेन था। वो 3rd डैन रिजिड बॉडी लेवल का मास्टर था और सिन्ये की वुडू यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। वो बहुत ही एटीट्यूड और घमंड में सोफे पर बैठा था और कहता है, मुझे लोगों का इंतजार करना पसंद नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि मैं इंतजार करूं तो वो एक तीखी और लालची हंसी के साथ आगे बोलता है, तुम्हें पैसे बधाने पड़ेंगे। ड्राइंग रूम में एकदम टेंस्ड माहौल था। तकला यू दाचांग घबराकर उस 3rd डैन मास्टर शिए जिनजेन को कहता है कि जिस काम के लिए उस बुलाया गया है, इस बार वो लड़का थोड़ा डिफिकल्ट है। शिए जिनजेन घमंड से उसे पूछता है, कितना डिफिकल्ट? दाचांग डर के मारे बताता है कि वो भले ही एक हाई स्कूल का बच्चा दिखता है, पर वो अपनी बॉडी प्रोटेक्शन की पैदा कर सकता है। वो घबराते हुए बोलता है कि उसका लेवल 3 का महंगा मार्शल वेपन भी उस शील्ड को तोड़ नहीं पाया। ये सुनते ही शिए जिनजेन अपनी नासमझी दिखाते हुए बोलता है, बड़ी, तुम सच में पागल हो। कम से कम 8th डैन रिजिड बॉडी होने पर ही कोई ऐसी बॉडी प्रोटेक्शन की निकाल सकता है। एक आम इंसान को 8th डैन तक पहुंचने में कम से कम 60 साल लग जाते हैं, तो एक हाई स्कूल के बच्चे के पास ये 60 साल की पावर कहाँ से आई? तकला दाचियांग चीखते हुए कहता है, पर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, ये सच है। उस कमीने ने मेरा वेपन भी छीन लिया।
वो थोड़ा डर जाता है और पूछता है कि कहीं ये मास्टर अब अपनी बात से पीछे तो नहीं हट जाएगा। ये सुनकर शे जिनजिन एक बेहद घमंडी हंसी हंसता है और हवा में एकदम तेजी से अपना मुक्का उठाता है, वूश, और अगले ही पल एक जोरदार थंप के साथ वो अपना मुक्का अपने ही सोफे पर मारता है। वो दिखाता है कि उसके मुक्के में आग जैसी ताकत है और उसकी आंखों में एक लाल रंग की शैतानी चमक है। वो कहता है, तो फिर मुझे इस काम के लिए 300,000 चाहिए। यू डाचियांग इस डिमांड पर और खुश हो जाता है। एक शैतानी हंसी के साथ वो बोलता है, लगता है तुम मुझे जानते हो। अब मुझे समझ आया कि तुम्हारा रेट इतना हाई क्यों है। वो लालच में आकर एक और खूनी ऑर्डर देता है, मैं 600,000 और दूंगा अगर तुम उसके फॉलोअर्स को भी मार डालो। इन घटिया दुश्मनों को नहीं पता कि उन्होंने कितनी बड़ी मौत को दावत दी है। ड्राइंग रूम में एकदम टेंस्ड माहौल था जब थर्ड डान मास्टर शे जिनजिन उस तकले को डील फाइनल करने का इशारा करता है। डील, वो दोनों एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहते हैं, सोचते हुए कि आज रात लिन शाओ का खेल खत्म। तकला, जिसका असली नाम यू दाचियांग था, उस नई कॉन्ट्रैक्ट पर खुश होते हुए अपने पिछले गुंडे जो पिंक बालों वाला था को वहां से निकाल जाने को कहता है। उस तकले की घमांडी हंसी और भी चौड़ी हो जाती है जब ली जियाओ, जो एक धोखेबाज लड़की थी, उसके कंधे पर अपना हाथ रखती है। तकला दाचियांग नशे में चूर होकर अपने आप से कहता है, अमीर होना कितना अच्छा है, मुझे खुद से अपनी उंगली तक हिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सुनकर ली जियाओ उसके और करीब आती है और उससे फ्लर्ट करते हुए एक मीठी पर जहरीली आवाज में कहती है, बिल्कुल, तुम्हारे हाथ तो सिर्फ मेरे बदन को छूने के लिए हैं। उस चलाक लड़की की बातों में आकर तकला पूरी तरह फिसल जाता है और हंसता हुए कहता है, सही कहा, तुम मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हो, तुम्हारा इनाम बनता है। वो अपने पैसे का रौब दिखाते हुए उससे पूछता है, बताओ इस बार तुम कौन सा बाग खरीदना चाहती हो या कोई ज्वेलरी, किस ब्रांड की। लेकिन इनकी इस रंजीन बातचीत और अय्याशी के बीच ही एक अचानक फ्लैशबैक सीन फ्लैश होता है। प्लीज स्पेयर मी, प्लीज, एक दर्दनाक आवाज गूंजती है। आउच, आह, डोंट किल मी। ये वही पिंक बालों वाला गुंडा था जिसको लिन शाओ ने थोड़ी देर पहले धूल चटाई थी। उस दर्दनाक चीख पुकार के फ्लैशबैक के बीच प्रेजेंट टाइम में ली जियाल एक शैतानी और बेरहम हंसी के साथ दाचियांग से कहती है, मुझे इस बार कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ उन दो लड़कों की मौत चाहिए जिन्होंने मुझे जलील किया था। और वो तकला उसकी खूबसूरती और बातों में फांसकर बिना सोचे समझे जवाब देता है, जरूर। अचानक इस रोमांटिक टर्न डेडली कॉन्वर्सेशन को एक जोरदार और गुस्से भरी आवाज तोड़ती है, तुम सच में बेहद पत्थर दिल, हार्टलेस हो। एक परछाई दरवाजे के पास आती है, तुमने अपने खुद के चमचों लैकीज को भी नहीं छोड़ा, टुट टुट। ये सुनकर तकला और ली जियाओ डर से उछाल पड़ते हैं। वहां दरवाजे पर अंधेरे में से निकालकर हमारा हीरो लिन शाओ खड़ा था। उसके हाथ में कुछ छोटे छोटे दाने थे जिन्हें वो हवा में उछाल रहा था। उसकी आंखों में एक खतरनाक आग थी। वो गुस्से से कहता है, तुम मुझे मरना चाहते हो, मैं यही हूँ, आओ। ली जियाओ उसे देखते ही डर से चीखती है। तकला दाचियांग घबराकर और पसीने से तर होकर उससे पूछता है, टी, तुम अंदर कैसे आए। फिर वो डर के मारे अपने गार्ड्स को आवाज लगाता है, गार्ड्स। उसके 3 बाल्ड, टकले और सूट्स पहने गार्ड्स फौरन वहां गन्स लेकर पहुंच जाते हैं। लेकिन गोड एम्परर को इन मामूली गार्ड्स का क्या डर। लिन शाओ बिल्कुल शांत अंदाज में कहता है, तुम्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं अंदर कैसे आया, पर तुम्हारे गार्ड्स थोड़े अनोइंग परेशान करने वाले हैं। और फिर एकदम एक्शन मोड में आते हुए वो कहता है, पहले थोड़ी मूंगफाली खा लो। लिन शाओ बड़ी तेजी से अपने हाथ से वो मूंगफाली के दाने एक बुलेट की रफ्तार से गार्ड्स और तकले की तरफ फेंकता है। वो छोटे छोटे दाने हवा को चीरते हुए सीधा गार्ड्स की छाती और हाथों में जा लगते हैं। गार्ड्स अपनी बंदूकें छोड़कर दर्द से चीखने लगते हैं, जबकि एक दाना तकले के हाथ से उसकी गुन को गिरा देता है। सबको इस तरह धूल चटाने के बाद लिन शाओ एकदम बैडास किलर लुक के साथ कहता है, मैं इन मूंगफालियों से तुम्हारे सिर भी काट सकता था, पर इस तरह तुम बहुत आसानी से मर जाते। लिन शाओ का गुस्सा किसी ज्वालामुखी की तरह फटने को तैयार था। अपने दोनों दुश्मनों यू दाचियांग और ली जियाओ को सामने देखकर वो अपने मन में कहता है, अब बदला लेने का वक्त आ गया है। वो पिछले कमरे से लाठी जैसा एक हथियार पकड़कर ले आता है और सीधे उन पर हमला करने के लिए बैल्कनी की रेलिंग पर चढ़ जाता है। हवा को चीरते हुए लिन शाओ हवा में छलांग लगाता है। उसकी आंखों में एक भयानक आग थी जब वो चिल्लाता है, तुम बेशर्म लोग, तुमने पहले मेरे घर आकर मेरे भाई को जलील किया और फिर हमें मरने के लिए गुंडे भेजे, अब नरक में जाओ। ली जाओ और यू दाचियांग डर के मारे एक दूसरे के पीछे चुपने लगते हैं। ली जाओ घबराहट में चीखती है, प्लीज मुझे समझाने दो लिन शाओ, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। पर वो घमांडी तकला यू दाचियांग अपनी बच्ची कुची इज्जत बचाने के चक्कर में सारा इल्जाम ली जाओ पर डाल देता है। ये सब इसके आइडियाज थे, मेरा इसे कोई लेना देना नहीं है, सब गलती इसी की है।
ये सुनकर ली जाओ शौक और गुस्से से यू दाचियांग की तरफ देखती है और चिल्लाती है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो यू दाचियांग। इन दोनों को आपस में लड़ते देख लिन शाओ को और भी गुस्सा आता है। अपनी लाठी उनके सिर पर पूरी ताकत से मरते हुए वो चिल्लाता है, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी, तुम दोनों में से आज कोई नहीं बचेगा। लेकिन तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। कोई नया दुश्मन लिन शाओ के उस खतरनाक हमले को हवा में ही रोक लेता है। ये और कोई नहीं बल्कि थर्ड डान मास्टर शे जिनजिन था। शे जिनजिन ने लिन शाओ की लाठी को अपने एक हाथ से इतनी जोर से पकड़ा कि वो लाठी वही टूट जाती है। शे जिनजिन एक अजीब सी हंसी के साथ दाचियांग की तरफ देखकर कहता है, तो क्या यही मेरा आखिरी टारगेट है? ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तुम्हें मुझे और पैसे देने पड़ेंगे। यू दाचियांग को जैसे एक नई जिंदगी मिल गई हो। वो गुस्से और डर के नशे में चिल्लाता है, ठीक है, जैसा तुम चाहो, बस इसे जान से मार दो। लिन शाओ वापस जमीन पर एकदम सेफली लैंड करता है। वो हैरान था। वो सोचता है, मैंने अभी जो हमला किया था उसकी ताकत कम से कम 900 केजी थी, पर इस आदमी ने उसे बड़ी आसानी से रोक लिया। यहाँ तक कि उस झटके से लाठी भी टूट गई। ये जरूर कम से कम थर्ड डान ऑफ रिजिड बॉडी पर होगा। शे जिनजिन अपने घमान में चूर यू दाचियांग के ऑफर को सुनकर थोड़ा गुस्से में कहता है, मुझे इस लड़के को मरने के लिए 725,000 चाहिए। वो अपनी मुट्ठी कसता है और गुस्से से आगे बोलता है, और अभी अभी जो 900,000 का ऑफर तुमने दिया, इस मिलाकर टोटल 1.65 मिलियन हुआ। उसकी इस डिमांड को सुनकर दाचियांग के होश उड़ जाते हैं। वो डर से थरथराते हुए और पसीना पोंछते हुए गिदगिदाता है, 1.65 मिलियन? क्या तुम इसे थोड़ा कम नहीं कर सकते? 1 मिलियन कैसा रहेगा? लेकिन उसकी धोखेबाज और लालची गर्लफ्रेंड ली जाओ बीच में कूद पड़ती है। वो आग बबूला होकर दाचियांग पर चिल्लाती है, क्या 1 मिलियन? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इस वक्त कंजूसी कर रहे हो। या तो 2 मिलियन दो या हम अभी यहाँ से चले जाएंगे। टकला दाचियांग अपनी गर्लफ्रेंड की झिझक से बुरी तरह डर जाता है और थोड़ा चुपचाप से टेबल पे हाथ मारते हुए कहता है, ठीक है, 2 मिलियन, बस इस लड़के को अभी मार दो। इस डील को सुनते ही शे जिनजिन एकदम हवा में छलांग लगाता है और चिल्लाता है। जैसे ही वो हवा में उड़ता है, ली जाओ डर के मारे चीखती है, शे जिनजिन ध्यान रखना। पर तभी लिन शाओ उस बैडास गॉड एम्परर के रूप में किसी पहाड़ की तरह उसके सामने आ खड़ा होता है। वो उसकी आंखों में देखता है और एकदम शांत तरीके से कहता है, पीछे से चुप कर हमला करना ठीक नहीं है बड़ी। अचानक सीन चेंज होता है और एक्शन अपनी पीक पर पहुंच जाता है। शे जिनजिन एकदम फ्यूरियस हो जाता है। अब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। वो कहता है, ये मार्शल वर्ल्ड वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। ये बहुत जालिम है। उसका मुक्का हवा में एक तेज चमक के साथ घूमता है और एक बहुत जोरदार आवाज के साथ लिन शाओ के सामने आता है। पर ये क्या? लिन शाओ ने बड़ी आसानी से उस खतरनाक हमले को अपने पैरों से रोक लिया था। शे जिनजिन हैरानी से आंखें फड़े लिन शाओ की तरफ देखता है और डर के मारे उसकी आवाज कांपने लगती है। तुमने कौन सी मार्शल आर्ट सीखी है? तुम मेरे मुक्के को कैसे रोक सकते हो? वो दिल ही दिल में सोचता है, मैंने अभी अपनी आधी ताकत इस्तेमाल की थी। ये कम से कम 700 केजी की स्ट्रेंथ थी, पर इसने आसानी से उस रोक लिया। अपने आधे झटके में ही रोके जाने पर शे जिनजिन को लगता है कि उसकी ईगो पर किसी ने जोर से मुक्का मारा हो। वो गुस्से से लिन शाओ की तरफ देखता है और कहता है, 700 केजी की ताकत का मुक्का तुम्हारी थर्ड डैन रिजिड बॉडी वाली पावर को सूट नहीं करता है ना? लिन शाओ बिना किसी डर के उसकी आंखों में देखता है। उसकी एनर्जी एक नीली बिजली की तरह उसके आसपास घूमने लगती है। वो एक हल्की सी पर कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ कहता है, और अगर मैं सही हूँ तो तुम थर्ड डैन रिजिड बॉडी के मिडिल स्टेज में हो। तुम्हारे मुक्के की ताकत कम से कम 1400 केजी होनी चाहिए है ना? शे जिनजिन एक शैतानी हंसी हंस देता है। उसकी आंखें गुस्से में जल उठती है। तुम्हें तो बहुत कुछ पता है, लगता है तुमने सही अंदाजा लगाया। वो कहता है अपनी ताकत को जमा करते हुए। फिर वो अचानक किसी तूफान की तरह लिन शाओ पर झपटता है। उसका घूसा हवा को चीरते हुए सीधा लिन शाओ की तरफ आता है। ये वार इतना ताकतवर था कि कोई भी आम इंसान इसके झटके से ही उड़ जाता। लेकिन लिन शाओ इतनी आसानी से कहाँ हार मानने वाला था। वो अपने दिल में ठहर कर थोड़ी आंखों को छोटा करते हुए सोचता है, मेरी सबसे बड़ी ताकत अभी सिर्फ 900 केजी है। अगर मैं इसका मुक्का सीधे सीधे झेलूंगा तो मैं पक्का हार जाऊंगा। उसकी एनालिसिस एकदम शार्प और परफेक्ट थी। यही तो सबसे मुश्किल बात होती है जब अलग अलग लेवल के फाइटर्स आपस में लड़ते हैं। जो हायर लेवल पर होता है वो बस अपनी स्ट्रेंथ के जोर पर लोअर लेवल वाले को पीट पीट कर मार सकता है। लेकिन गॉड एम्परर होने का फायदा यही तो था कि उसके पास दिमाग और एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं थी। वो ध्यान से शे जिनजिन के हमले को देखता है और एनालाइज करता है। उसकी स्पीड स्लो हो गई है। वो सोच रहा है कि वो बहुत ताकतवर है, पर असलियत में वो कमजोरियों से भरा हुआ है। लिन शाओ की आंखों में जीत की एक चमक होती है। मिला एक वीक पॉइंट, गुड चांस, वो अपने मन में कहता है।
शे जिनजिन अपनी ईगो में आकर चिल्लाता है, क्या तुम सिर्फ बचना जानते हो? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम बहुत अकाट दिखा रहे थे। वो अपना मुक्का सीधा आगे करता है, सोचते हुए कि अब गेम ओवर है। पर जैसे ही उसका मुक्का पास आता है, लिन शाओ का हाथ, जो किसी रोशनी की तरह चमक रहा था, हवा को चीरता हुआ जोर से शे जिनजिन के मुक्के से टकराता है। उन दोनों की ताकत आपस में भिड़ती है। वहां से आग और धुएं का एक तूफान सा उठ जाता है और उनके पैरों ताले जमीन भी शोर कर उठती है। अपने हमले को आसानी से रोके जाने पर शे जिनजिन का गुस्सा किसी ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है। उसकी आंखों में एक लाल रंग की आग चमकने लगती है और वो जोर से चिल्लाता है, त्यूम त्यूम। उसकी अकड़ किसी और ही लेवल पर थी। लिन शाओ एक एक्सपीरियंस्ड गॉड एम्परर की तरह बिल्कुल शांत रहते हुए अपनी ताकत का अंदाजा लगाता है। मेरा शरीर अभी भी बहुत कमजोर है, वो सोचता है। कम दान वाले फाइटर्स के पास बड़े फाइटर्स को हराने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, उनका वीक पॉइंट, कमजोरी ढूंढना। अपने घुटने पर हाथ रखते हुए वो आगे सोचता है, लेकिन इस वीक पॉइंट पर हमला करने के लिए इंसान को अपनी पूरी ताकत इकट्ठी करनी पड़ती है, अपनी लिमिट को तोड़ना पड़ता है। और इसके बाद आधे घंटे के लिए वो हाथ बिल्कुल सुन्न, नम हो जाता है। उसकी आंखों में एक सीरियस लुक आता है जब वो मानता है, अगर मेरा असली शरीर होता तो इसकी औकात बताना मेरे लिए बच्चों का खेल होता। एक्शन के बाद रिएक्शन तो आना ही था। लिन शाओ थोड़ा दर्द में अपना हाथ पकड़ता है। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरा हाथ सच में इतना सुन्न हो जाएगा। कितना कमजोर शरीर है ये। मुझे लगता है मुझे थोड़ी एक्सरसाइज की जरूरत है। इस इंटेंस सिचुएशन के बीच वो घमंडी तकला यू दाचैंग डरते हुए शे जिनजिन से पूछता है, क्या तुम ठीक हो शे जिनजिन? क्या तुम अभी भी लड़ सकते हो? चलो इसको खत्म करो। पर शे जिनजिन के होठों से अचानक खून निकाल आता है। ये देखकर तकला और भी घबरा जाता है। एक्स शे जिनजिन। शे जिनजिन अपना खून पोंछते हुए एक बेहद घमंडी, शैतानी स्माइल के साथ कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक हाई स्कूल का बच्चा वीक पॉइंट पर हमला करने की वो टेक्निक यूज कर पाएगा जो सिर्फ मार्शल यूनिवर्सिटीज में सिखाई जाती है। मैंने सच में तुम्हें कमजोर समझने की गलती की। फिर वो अपने आप पर और भी ज्यादा प्राउड फील करते हुए कहता है, पर अफसोस की बात यह है कि तुमने अपनी जो पूरी ताकत मुझे मरने में लगा दी, वो मुझे मारने के लिए काफी नहीं थी। और अब तो तुम्हारा दाहिना हाथ भी सुन्न हो चुका होगा, है ना? लिन शाओ थोड़ा गुस्से में अपना टाई ठीक करते हुए पलट कर जवाब देता है, हाँ ये सच है, पर उस हमले से तुम्हारी ताकत भी घटकर सिर्फ 300 केजी रह गई होगी। ठीक कहा ना? लिन शाओ की आंखों में बिल्कुल डर नहीं था जब उसने एक ठंडी स्माइल के साथ चैलेंज किया, तुम इस बची हुई ताकत से मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मेरा दूसरा हाथ अभी भी चल सकता है। लेकिन उस वक्त कहानी में एक बहुत बड़ा एक्शन पैक्ड ट्विस्ट आता है। शे जिनजिन एक छोटी जादुई गोली पिल निकालता है और उसे अपने मुंह में डाल लेता है। वो बेहद खतरनाक तरीके से हंसता है। उसके हाथों पर अब भरी भरकम बॉक्सिंग ग्लव्स थे और उनमें से एक अजीब सा धुआं निकल रहा था। एक फाइटर की ताकत सिर्फ उसकी प्रैक्टिस से तय नहीं होती, ये उसके मार्शियल वेपन पर भी डिपेंड करती है। बॉक्सिंग ग्लव्स को देखते ही लिन शाओ की आंखें हैरानी और गुस्से से फटी की फटी रह जाती हैं। क्या ये वो गुस्से में चिल्लाता है, क्या ये वही बॉक्सिंग ग्लव्स हैं जो मेरे भाई ने ली जाओ को खुश करने के लिए गिरवी रखे थे? ये तो हमारे लिन फैमिली के खानदानी मार्शियल वेपन्स हैं। अब लिन शाओ का गुस्सा किसी और ही मुकाम पर था। ये सिर्फ उसकी लड़ाई नहीं, उसके परिवार की इज्जत की लड़ाई बन चुकी थी। हे, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। शे जिनजिन हवा को चीरते हुए जोर से लिन शाओ पर हमला करता है और घमंड से चिल्लाता है कि असली ताकत का फासला क्या होता है। हे, लेट मी शो यू। शे जिनजिन हवा को चीरते हुए जोर से लिन शाओ पर हमला करता है और घमंड से चिल्लाता है, व्हाट्स द गैप इज, कि असली ताकत का फासला क्या होता है। एक बहुत भयानक धमाके के साथ लिन शाओ दीवार से जा टकराता है। उस धमाके से दीवार में दरारें पड़ जाती हैं और चारों तरफ धुआं फैल जाता है। ली जाओ और यू दाचांग इस मंजर को देखकर खुशी से पागल हो जाते हैं। तकला जोर से चिल्लाता है, शे जिनजिन ऑसम, कम ऑन, इसे जान से मार दो, इसे कोई मौका मत दो। दीवार से टेक लगाए धुएं में लिपटे लिन शाओ को देखते हुए शे जिनजिन अपनी शैतानी हंसी हंस रहा होता है। पर तभी धुएं के बीच से लिन शाओ की आंखों की वो लाल खतरनाक चमक नजर आती है। वो ध्यान से शे जिनजिन को एनालाइज करता है और रियलाइज करता है कि उसने जानबूझकर मेरा पहला मुक्का खाया था। उसकी एनालिसिस एकदम परफेक्ट थी। शे जिनजिन, जो अपनी पावर के नशे में चूर था, हैरानी से चिल्लाता है, क्या वो पागल हो गया है? मेरे मुक्के में मेरे बॉक्सिंग ग्लव्स की वजह से कम 1000 केजी की स्ट्रेंथ थी। नहीं, वो पागल नहीं है। क्या वो? धुएं के बाहर आते हुए लिन शाओ अपना कॉलर ठीक करता है। वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। वो थोड़ा धूल झड़ता है और मुस्कुराते हुए कहता है, ये वही सेम टच है, बस पहले से ज्यादा पावरफुल है। नॉट बैड।
लिन शाओ की आंखों में अपने पिछले जन्म के गॉड एम्परर वाला दर्द और गुस्सा वापस आ जाता है। वो यादों में खोता है कि कैसे उसके भाई की खुदकुशी के बाद वो पूरी तरह अकेला हो गया था। मुझे सिर्फ वो दर्द याद था जब उसने उन बॉक्सिंग ग्लव्स से मुझ पर हमला किया था। उस मुक्के ने मुझे सच में समझा दिया था। वो अपने पैरों पर खड़ा होता है। एक ऐसी रोशनी उसके आसपास चमक रही थी जो दुश्मनों को डर से कांपने पर मजबूर कर दे। इस जन्म में मैं कभी भी अपनी कोई भी प्रीशियस चीज नहीं खोऊंगा। वो अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को जोर से टकराता है। ये देखकर यू दाचांग की तो जैसे जान ही निकल जाती है। वो डर से थरथराता हुआ शिए जिनजिन से चिल्लाता है, शिए जिनजिन कम ऑन, वो अभी भी जिंदा है, इसे अभी मार दो। शिए जिनजिन शौक में लिन शाओ को देख रहा होता है। उसका घमंड चूर चूर हो रहा था। वो खुद से बदबदाता है, पी प्रोटेक्शन की जो उस गुंडे ने कहा था वो सच था। पर फिर वो झटके से अपना सिर हिलाता है और इनकार करते हुए चिल्लाता है, नहीं, ये नामुमकिन है, ये तो सिर्फ एक हाई स्कूल का बच्चा है, ये कैसे प्रोटेक्शन की प्रोड्यूस कर सकता है। उसकी ईगो ये बात मानने को तैयार नहीं थी कि उससे भी कोई ताकतवर हो सकता है। वो खुद को तसल्ली देते हुए कहता है, ये पक्का 8 डैन ऑफ रिजिड बॉडी पर नहीं है, वरना उसकी जगह मैं अभी मर चुका होता। लेकिन लिन शाओ इन ख्याली पुलाव बनाने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करता। वो एक्शन मोड में आता है और एक जोरदार कदम जमीन पर रखता है। उसके चलने की रफ्तार हवा जैसी तेज थी। अगले ही पल वो हवा में उड़ता हुआ शिए जिनजिन के सामने पहुंच जाता है। ये लड़ाई यहीं खत्म होने वाली है, लिन शाओ गुस्से से भरी आवाज में चिल्लाता है। शिए जिनजिन अपना डर छुपाने की कोशिश करता है और झूठी हिम्मत दिखाते हुए कहता है, मुझे डराने की कोशिश मत करो, मैं नहीं हारूंगा। वो गुस्से से चिल्लाता है, तुम बिल्कुल भी 8 डैन ऑफ रिजिड बॉडी पर नहीं हो। पर उस घमंडी मास्टर को ये नहीं पता था कि गॉड एम्परर के सामने उसे डर जाना चाहिए था। जैसे ही शिए जिनजिन अपनी बात पूरी करता है, लिन शाओ अपनी फुल स्पीड में अपना नया लेवल 2 मार्शल डैगर चक्कू लेकर उसकी तरफ लपकता है। उसका वार इतना तेज और परफेक्ट था कि शिए जिनजिन उसे ठीक से देख भी नहीं पाया। लिन शाओ एकदम बैडास मुस्कान के साथ कहता है, तो क्या फिर भी तुम मेरे जाल में फंस गए। और अगले ही पल एक जोरदार आवाज आती है। शिए जिनजिन अपनी आंखें फाड़ कर देखता रह जाता है जब लिन शाओ उसका आखिरी वार उस पर करता है। वो डर और बेबसी से सिर्फ इतना ही कह पाता है जब उसकी जान निकल जाती है। उस थर्ड डैन मास्टर को जमीन पर मरते हुए देख लिन शाओ थोड़ी देर शांत खड़ा रहता है और एक ठंडी आवाज में कहता है, अभी के लिए यहाँ पड़े रहो, कोई ना कोई तुम्हें यहाँ से उठा ले जाएगा क्योंकि तुमने बहुत से लोगों की जान ली थी। लिन शाओ फिर पलाट कर घमंडी तकले यू दक्यांग और उस धोखेबाज ली जाओ की तरफ देखता है। अब तुम्हारी बारी, वो कहता है। यू दक्यांग का डर और भी बढ़ जाता है। लिन शाओ एक शैतानी और मजबूत आवाज में कहता है, मुझे तुम्हें तुम्हारे किए गए गुनाहों के हिसाब से यही मार देना चाहिए। पर वो अपना चाकू तकले की छाती के पास ले जाता है और उसको डराते हुए कहता है, मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ अगर तुम वो रिकॉर्ड्स मुझे दे दो जिसमें तुमने लोगों को मारने के लिए गुंडे हायर किए थे। वो सीरियस होकर कहता है, आखिरकार तुम पर बहुत से मासूम लोगों की जान का कर्ज है। लिन शाओ को पिछले जन्म से एक राज पता था। वो सोचता है, यू दाचांग बाहर से तो एक डेमोलिशन अपस्टार्ट बिल्डर्स का ठेकेदार लगता है, पर असल में वो ड्रग्स बेचता है। ये बात मुझे पिछले जन्म में एक्सीडेंटली पता चली थी, पर मुझे कभी नहीं लगा था कि वो लोग मेरे दुश्मन निकलेंगे। वो दिल ही दिल में कहता है, शुक्र है इस जन्म में मैं उसका असली चेहरा देख पा रहा हूँ। यू दाचांग पसीना पसीना होते हुए एकदम बिखरी हुई आवाज में गिदगिदाता है, कौन से रिकॉर्ड्स, मैं ऐसी कोई चीजें नहीं करता। वो अपनी जान बचाने के लिए एकदम नीच हरकत पर उतर आता है और सारा इल्जाम ली जाओ पर डाल देता है। लिन शाओ, ली जाओ ने ही मुझे तुम्हारे भाई को परेशान करने के लिए कहा था। मुझे सच में कुछ नहीं पता, तुम्हें अपना बदला लेना चाहिए। यू दाचियांग का सारा इल्जाम अपने ऊपर आता देख ली जाओ गुस्से से आग बबूला हो जाती है। यू दाचियांग, यू सन ऑफ अ बीच, वो चिल्लाती है। उसकी आंखों में एक भयानक आग थी। फिर वो लिन शाओ की तरफ घूमकर तकले की छाती पर चक्कू रखते हुए कहती है, मैंने सच में इससे कहा था कि लिन शुएन को परेशान करे ताकि मैं उससे कम्प्लीटली ब्रेकअप कर सकूं, पर मैंने इसे उस मारने के लिए नहीं कहा था। और वो जोर से यू दाचियांग पर चिल्लाती है, तुमने ये किया। यू दाचियांग इस बेइज्जती से पूरी तरह बौखला जाता है। वो डर और गुस्से में ली जाओ को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। नॉनसेंस, चुप कर, बीच, वो घुराता है। उसकी आंखें शैतानी रूप ले लेती हैं जब वो उसे धमकाता है, अगर तुमने एक और शब्द बोलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें आज रात ही मार डालूंगा। लिन शाओ इस पूरे ड्रामे को बिल्कुल शांत खड़ा देख रहा था। उसके दिमाग में चल रहा था, इनके बीच इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। उनकी फीलिंग्स सच में किसी टेस्ट पर खरी नहीं उतर सकती। वो एक ठंडी स्माइल के साथ सोचता है, अब ये दोनों एक दूसरे की गलतियां निकालेंगे। जैसा लिन शाओ ने सोचा था वैसा ही होता है। ली जाओ थप्पड़ के दर्द और गुस्से में अपना गाल पकड़कर चीखती है,
तुम मुझे इस तरह थप्पड़ कैसे मार सकते हो? मैंने गलत इंसान को चुना। यू दाचियांग। फिर वो जोर से चिल्लाती है, लिन शाओ, मुझे पता है उसके रिकॉर्ड्स कहाँ हैं। मैं वो तुम्हारे लिए ले आऊंगी। यू दाचियांग ली जाओ को धमकाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता ही है कि अचानक लिन शाओ अपना चाकू सीधा दाचियांग की गर्दन पर रख देता है। अगर हिम्मत है तो आगे बढ़कर दिखाओ, लिन शाओ डराते हुए कहता है। यू दाचियांग का पसीना छूट जाता है, उसके पैर कांपने लगते हैं और वो हकलाता हुआ कहता है, सी कासन डाउन। लिन शाओ एकदम बैडास बॉस की तरह ली जाओ को ऑर्डर देता है, जाओ मेरे लिए वो रिकॉर्ड्स लेकर आओ। ली जाओ खुशी खुशी कहती है, ओके मैं अभी लेकर आती हूँ। और वो जाते जाते यू दाचियांग पर एक और धमाका करती है। ये भी स्टार्ट ड्रग्स भी बेचता है, मैं इसके सारे अकाउंट बुक्स तुम्हारे लिए ले आऊंगी। सब कुछ हाथ से निकलता देख यू दाचियांग पूरी तरह से टूट जाता है। वो घबराकर लिन शाओ की तरफ देखता है जिसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। लिन शाओ घड़ी की तरफ देखते हुए कहता है, उनके यहाँ आने का वक्त लगभग हो चुका है। यू दाचियांग का डर उसके चेहरे से साफ झलक रहा था। वो थरथराती आवाज में पूछता है, वैसे कौन यहाँ आने वाला है? इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बाहर से तेज आवाजें आने लगती हैं। विल्ला के ठीक बाहर बहुत सारी पुलिस कार्स आ चुकी थी और बंदूक लिए हुए पुलिस ऑफिसर्स वहां गार्ड्स को सराउंड कर चुके थे। बाहर पुलिस के सायरन्स की आवाज सुनकर यू दाचियांग के होश उड़ जाते हैं। वो घबराकर लिन शाओ की तरफ देखता है और उसकी आवाज डर से कांपने लगती है। क्या तुमने पुलिस को बुलाया था? उसकी हालात देखकर लिन शाओ एक बेहद शांत और ठंडी स्माइल के साथ जवाब देता है, मैं तुम्हारी तरह कोई गुंडा नहीं हूँ, मैं एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन, कानून मानने वाला नागरिक हूँ। लिन शाओ की आंखों में उसके पिछले जन्म का दर्द और नए जन्म की ताकत दोनों नजर आ रही थी। वो आगे कहता है, वैसे भी तुम्हारे क्राइम्स गुनाह इतने हैं कि तुम्हें मौत की सजा मिलना तय है, तो फिर मैं तुम्हें अपने हाथों से क्यों मारूं? वो एकदम ठहरे हुए कॉन्फिडेंट अंदाज में कहता है, ये मेरे वक्त और ताकत के लायक नहीं है। इस बीच ली जाओ, जो अपनी ही साजिशों में फांसी हुई थी, खुशी से भागी हुई आती है। उसके हाथ में फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स का एक ढेर था। वो चिल्लाकर कहती है, मुझे मिल गए। लिन शाओ, ये सब इसके गुनाहों का सबूत है। वो सोच रही थी कि शायद ये सबूत देकर वो अपनी जान बचा लेगी, लेकिन तभी कहानी में एक आखिरी धमाका होता है। जैसे ही ली जाओ वो सबूत लेकर पहुंचती है, पुलिस ऑफिसर्स दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आते हैं। उनकी बंदूकें सीधी उन दोनों की तरफ तानी हुई थी। ली जाओ डर के मारे जम जाती है। पुलिस ऑफिसर जोर से चिल्लाते हैं, हिलना मत, डोंट मूव। यू दाचियांग, जो अब समझ चुका था कि उसका खेल खत्म हो गया है, गुस्से और झुंझलाहट में ली जाओ पर चिल्लाता है, बीच तुमने मेरे लिए बहुत ज्यादा मुसीबतें खड़ी कर दी।